टू माई चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की। देखो, जब हम EMRS एग्ज़ाम को देखें, उसके जो टीयर 1 पेपर का जो सिलेबस है उसको देखते हैं तो उसमें ICT है, ठीक है। मतलब फंडामेंटल जो नॉलेज होती है या बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, उसमें वो पूछी जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जो ICT है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज़ करें अपनी टीचिंग में, वो भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे फंडामेंटल फीचर्स आते हैं, कंप्यूटर के बेसिक्स को हमें समझना होता है। तो उसी से रिलेटेड मैं ये लेक्चर लेके आई हूँ। देखो, मैंने कोई यहाँ पे PPT नहीं बनाई, PDF नहीं बनाई, ठीक है। मैंने ये क्लास 11th का चैप्टर उठाया है, जो कंप्यूटर साइंस का की बुक है, उसका चैप्टर 1 है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारा कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया गया, CPU को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह को, ठीक है। तो यही हम सब समझेंगे क्योंकि ये बेसिक्स है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये NCERT की PDF है और NCERT ही हमें पढ़नी चाहिए अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। देखो, जब भी हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है। डेट कैन बी प्रोग्राम्ड। इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम, इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने का मतलब है मैं इसको कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, ठीक है। और उसको ये क्या करेगा, प्रोसेस करके मेरे को कोई एक रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? ये डाटा को एक्सेप्ट करता है। तो जब मैं कुछ टाइप कर रही हूँ अपने कंप्यूटर में, या मेरा फ़ोन भी एक छोटा मिनी कंप्यूटर ही है, तो मैं अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रही हूँ, कुछ सर्च कर रही हूँ, तो वो क्या कर रही हूँ, मैं इनपुट कर रही हूँ, ठीक है। डाटा मैं यहाँ पे इनपुट कर रही हूँ। अब उसके अंदर क्या होता है, एक CPU होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये दिमाग है ब्रेन का। ये इसको प्रोसेस करता है, ये देखेगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है। क्या मेरे को डाटा यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर निकालनी है या टेक्स्ट निकालना है या आंसर निकालना है, ठीक है। और फिर वो एक आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, तो एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसको प्रोग्राम करा जा सकता है डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब इनपुट के लिए, जो इसको प्रोसेस करेगा। किसको प्रोसेस करेगा? डाटा को। और डाटा को प्रोसेस करके वो क्या दे देगा? एक डिजायर्ड आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब एलान ट्यूरिंग के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। इसको इंटेलिजेंट बोला जाना चाहिए इफ इट कुड डिसीव ए ह्यूमन इनटू बिलीविंग दैट इट वाज ह्यूमन। अगर ये डिसीव कर सकता है ह्यूमन बींग्स को ये बिलीव करने में कि ये क्या था, एक ह्यूमन था, ठीक है। इंटेलिजेंट बोलना चाहिए क्योंकि क्या करता है, हम क्या करते हैं, AI से बात करते हैं, है ना, अलाइसा से बात करते हैं, उससे भी हम अलग अलग क्वेश्चन बोलते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। तो वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो हमें ऐसा बिलीव करने पे मजबूर कर देता है कि वो एक ह्यूमन बींग्स है, मतलब ह्यूमन जैसा है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग कर सकता है। डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए उसकी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। डाटा को अगर हम उसमें फीड करवाते हैं तो उसको इनपुट बोलते हैं। अगर वो उसको प्रोसेसिंग कर रहा है तो किसके थ्रू कर रहा है? CPU के थ्रू। और फिर वो एक डिजायर्ड आउटपुट दे देता है, रिजल्ट दे देता है। एक कंप्यूटर अलोंग विद एडिशनल हार्डवेयर। देखो, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है हार्डवेयर, दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो हमें दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, ठीक है, जो क्या है? विजिबल है। सॉफ्टवेयर क्या है? जो इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जब भी हम कोई अपना पर्सनल लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें हम विंडो डलवाते हैं, ठीक है, विंडो डलवाते हैं। या जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं, विंडोज़ की बात, विंडो 8, 10, ठीक है। तो ये जो विंडो है ये क्या है? सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। पर जब हम कंप्यूटर के पार्ट्स देखते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हम मॉनिटर है, मॉनिटर वो स्क्रीन जिस पे हम सब कुछ देखते हैं, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, और या CPU हो गया, ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं। ये क्या है? हार्डवेयर है। इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड जनरेट रिजल्ट। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एक्सेल आ गया, हमारा वर्ड आ गया, ठीक है, विंडोज़ आ गई। और हार्डवेयर में क्या है? ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया हमारा,
ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, तो ये दोनों चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली किसको कंप्राइज करता है, इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। इसको क्या बोलते हैं, हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की हमने बात करी, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है, रोम एंड रैम। रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी, ठीक है। और हमारा ये क्या है, रीड एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीड रोम एंड रैम, ये मेमोरी होती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट जिसका हम इनपुट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को कंप्यूटर में फीड करवाने के लिए जिनका यूज़ करेंगे। जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो देखो, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में मैं टाइपिंग करूंगी, माउस से मैं क्लिक करूंगी, सर्च कर सकती हूँ, स्कैनर से मैं अपनी बुक को स्कैन करके फीड करवा सकती हूँ, टच स्क्रीन के थ्रू भी मैं टाइप करती हूँ। तो ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है जिनकी थ्रू मैं इंफॉर्मेशन फीड करवाती हूँ, इंफॉर्मेशन फीड करवाती हूँ या डाटा प्रोवाइड करती हूँ, कंप्यूटर में डाटा फीड करती हूँ, उसको क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस बोला जाता है। अब कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे जब मैं इंस्ट्रक्शन फीड करवाऊंगी, कुछ सर्च करूंगी तो मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। स्पीकर में अगर मैंने कोई गाने बजाने और मैंने कोई गाना सेलेक्ट किया तो स्पीकर उसका आउटपुट देगा गाने को बजा के, तो स्पीकर हो गया। प्रिंटर में क्या होता है, मैंने इन्फॉर्मेशन भरी और प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया, प्रिंट होके मेरा पेपर बाहर आ जाएगा हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो प्रिंटर मेरे को क्या दे रहा है, एक आउटपुट दे रहा है ना, कुछ रिजल्ट निकाल के दे रहा है, 3D प्रिंटर, ठीक है। ये सब क्या है, मेरे आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि ये मेरे को रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हमने बात की कि कंप्यूटर के अंदर क्या, कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बना होता है। हमने बात की कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, ठीक है, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो इनविजिबल है, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर बोला गया कि जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला इसने बात की सीपीयू होता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी भी होती है, ठीक है, मेमोरी भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कैलकुलेशन भी सीपीयू करेगा, मेमोरी भी यहीं पे होगी। मेमोरी में दो आते हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। तो रैम और रोम हमारी क्या होती हैं, रैम एंड रोम हमारी क्या होती हैं, मेमोरी होती हैं, ठीक है। रैम एंड रोम हमारी क्या होती है, मेमोरीज होती हैं। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब ये जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं किसके, कंप्यूटर के, कौन से, जैसे हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रीड ओनली मेमोरी एंड यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने यहाँ पे पहले रीड एक्सेस मेमोरी लिख दिया था, गलत था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, हमारी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है कैशे, ठीक है, एक कैशे भी हमारी मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये तीन क्या है, मेमोरी है। कुछ हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस पे हमने बात करी, जैसे फॉर एग्जांपल माउस, जॉयस्टिक, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, प्रिंटर हो गया हमारा, ठीक है, और टच स्क्रीन हो गई, ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या होगा, मॉनिटर के ऊपर विजिबल होगा, और हमारा स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है ना। कुछ हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कुछ स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो हमारी, जैसे
स्टोरेज डिवाइस में क्या आती है, जैसे हार्ड डिस्क आ गई हमारी, कुछ हार्ड डिस्क होगी, डीवीडी होगी, है ना, पेन ड्राइव्स वगैरह होगी, ये भी स्टोर करती है। और कुछ हमारी मेमोरी, कुछ हमारी उसके अंदर भी स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर भी हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो ये सारे कंप्यूटर मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे कंप्यूटर मिलके हमें एक कंप्यूटर सिस्टम देते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में आता है, अलग अलग साइज़ में आता है। ठीक है, जैसे पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर भी होते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में हो गए, है ना, लैपटॉप होता है, टेबल कंप्यूटर होता है, और एक स्मार्टफोन होता है, टैब्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम से हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझाया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है। देखो, मेरे को कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन मेरे को फीड करवानी है, जैसे मेरे को कुछ सर्च करना है या मेरे को कुछ टाइप करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, कुछ मैं सर्च कर रही हूँ या फिर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डाटा हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी जिसको मैंने फीड करवाया कंप्यूटर को। किसके थ्रू करवाऊंगी मैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे टच स्क्रीन के थ्रू टच करके मैं टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, या माउस के थ्रू क्लिक कर सकती हूँ, या कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकती हूँ। ठीक है, या जॉयस्टिक के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ गेम खेलते टाइम। ठीक है, या स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकती हूँ किसी डॉक्यूमेंट को। ये क्या हो गया, इनपुट। अब देखो इसमें क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने बोला कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का। ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर मेरे को कुछ सर्च करना है तो उसको ढूंढ के लेके आके मेरे को आउटपुट देगा। मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो उसको अरेंज करेगा पैराग्राफ में, सेंटेंसेस की फॉर्म में। कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का यूज़ करेगा कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगी। क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, और फिर वो क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी। आउटपुट कौन किसके थ्रू देगी, ये हमारी मॉनिटर के थ्रू देगी। मॉनिटर क्या है, एक स्क्रीन है जिसपे मेरे को दिख रहा है, मॉनिटर के थ्रू देगी। या स्पीकर के थ्रू, अगर मैंने कोई गाना बजाना है तो स्पीकर के थ्रू देगी, है ना, या प्रिंटर के थ्रू कुछ प्रिंट करके देगी। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ब्रेन जो है कंप्यूटर का, वो किस किस यूनिट से मिलके बना होता है, किस किस में यूनिट से मिलके बना होता है, मेमोरी से मिलके बना होता है। प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हमारे क्या आ गए, रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई, और रीड ओनली मेमोरी आ गई, है ना, और हमारी कंट्रोल यूनिट हो गई। और क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है, जो क्या करती है, कैलकुलेशंस करती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती है, कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको बोला जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। बेसिकली इसमें तार वार जुड़ के एक सर्किट बना रखा है। अगर इसको खोल के देखेंगे, इसमें चिप मिलेंगी हमें, सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस करता है, किसको प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशंस को, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से बताओ कौन सा ब्रेन है कंप्यूटर का, तो सीपीयू है। कौन है प्रोसेसर कंप्यूटर का, तो सीपीयू है। फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स। एक सीपीयू को हम किस पे रख सकते हैं, एक से ज़्यादा माइक्रोचिप पे रख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स होती हैं इसके अंदर, जिसको हम आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और आईसी के अंदर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सीपीयू क्या करता है, अलग अलग जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है या जो भी डाटा मिला है, उसकी अलग अलग तरह से प्रोग्रामिंग करता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ टाइप करना है तो उसकी अलग तरह से प्रोग्रामिंग होगी, कोई कैलकुलेशन करना है तो उसकी अलग प्रोग्रामिंग होगी, अगर कोई हम एक्सेल सीट बना रहे हैं तो उसकी अलग प्रोग्रामिंग होगी, मैं कोई ग्राफ बना रही हूँ तो उसकी अलग प्रोग्रामिंग होगी। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, अलग होगी। सीपीयू क्या करेगा, फैच करेगा प्रोग्राम को और डाटा को मेमोरी से, और अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस उसके ऊपर लगाएगा। जैसे मैंने कोई डाटा फीड कराया, ठीक है, और मैं उस पर ग्राफ बनाना चाहती हूँ, तो वो अपने लॉजिकल और ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करेगा जैसे मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, और फिर वो वापस से उसमें वो क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर कर देगा। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो सीपीयू डाटा को स्टोर करता है। ठीक है,
एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है। किसमें? लोकल मेमोरी में। लोकल मेमोरी में, तो लोकल मेमोरी क्या है? रजिस्टर्स। लोकल मेमोरी में स्टोर करता है जब ये प्रोसेसिंग कर रहा हो। क्या बोल रहे हैं? सीपीयू जब प्रोसेसिंग के टाइम पे डाटा या इंस्ट्रक्शंस को लोकल मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, जिसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर्स बोला जाता है। तो सीपीयू में हमने आईसी पढ़ा, इंटीग्रेटेड चिप्स के बारे में पढ़ा, जो सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और रजिस्टर्स के अंदर लोकल मेमोरी स्टोर होती है। लोकल मेमोरी का मतलब है कि जब भी किसी इंफॉर्मेशन या डाटा को हमारा प्रोसेसर मतलब कि सीपीयू प्रोसेस करता है, उस टाइम पे वो यहाँ पे क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। अदर देन द रजिस्टर्स, द सीपीयू हैज़ टू मेन कंपोनेंट। सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसको ALU बोलते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट CU बोलते हैं। तो हमारे जो सीपीयू है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या हमने देखा ऊपर, हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, एक हमारी क्या होती है यहाँ पे ALU होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट मतलब जो इसकी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करेगी। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, जैसे कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है? अर्थमेटिक फंक्शन जैसे कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, है ना, और जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस लगाने होंगे, उसको जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी वैसे वो यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। और सेंट्रल और जो कंट्रोल यूनिट होती है CU, कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर कौन सा स्टेप आएगा। ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करती है और डाटा फ्लो को गाइड करती है कि पहले ये स्टेप फॉलो करो, फिर ये करो। ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी के थ्रू वो गाइड करती है डाटा को कि कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना है। ALU एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। CPU इज ऑल्सो प्रॉपरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर किसको बोला जाता है? अगर मैं ALU को मिला दूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिला दूं और CPU को मिला दूं, तो इन सब को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। ALU को मिला दूं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मिला दूं और CPU को मिला दूंगी तो क्या बन जाएंगे? माइक्रो प्रोसेसर बन जाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट पढ़ा है उस पर कुछ हम MCQ कर लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन कि कैसा बनेगा इस कंटेंट से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम प्री प्रोग्राम कर सकते हैं क्या करने के लिए? एक्सेप्ट इनपुट, यस, प्रोसेस डाटा और जनरेट आउटपुट। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जब मैं डाटा को एंटर कर रही हूँ कंप्यूटर के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इनपुट बोलते हैं। ईजी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? मैं टाइप करूंगी कीबोर्ड की हेल्प से तो इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन से मैं टाइप करती हूँ फोन में, वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। पर स्पीकर को जब मैं फीड करवाती हूँ कि ये सॉन्ग बजा, तो ये सॉन्ग बजान मैं ये इन्फॉर्मेशन फीड करवा दी कि भाई कोई सॉन्ग बजा, ठीक है, रांझना बजा, ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। पर उसने जब उसको बजाया तो स्पीकर से आवाज़ निकली, वो क्या है? आउटपुट। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, द यूनिट डेट कैरिड आउट ऑल कैलकुलेशंस। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है। रजिस्टर्स क्या करते हैं? ये हमारी लोकल मेमोरी को स्टोर करते हैं, लोकल मेमोरी को स्टोर करते हैं। ये क्या है? कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है उस प्रोग्रामिंग को गाइड करती है ना, कि कैसे कैसे करनी है। द कंट्रोल यूनिट CU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशंस चलाने के लिए। क्या होती है इन दोनों के लिए? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगी? कैलकुलेशंस भी करेगी, लॉजिकल ऑपरेशंस भी चलाएगी। कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। स्टोर कौन करेगी डाटा को? यहाँ पे रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। और हमारा रैम
रोम और कैशे के अंदर स्टोर होती है हमारी मेमोरी या हमारा डाटा। ठीक है, किसके अंदर स्टोर होता है हमारा यहाँ पे किसके अंदर स्टोर होता है, रैम, रोम और कैशे के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो कंट्रोल यूनिट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कंट्रोल करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को और कंप्यूटर की। तो क्या कौन कंट्रोल करती है, कंट्रोल यूनिट। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड, CPU को क्या बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। हमने देखा कि ये इंटीग्रेटेड चिप से मिलके बनी होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, सेमीकंडक्टर से मिलके बनी होती है। और इंटीग्रेटेड चिप के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो लोकल मेमोरी को स्टोर करते हैं, यही पढ़ा। और इसके अंदर ALU होता है, CU होता है, ठीक है। और क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे रैम और रोम होता है, कैशे मेमोरी होती है, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ALU है ये, तो ये सब इसके अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। अब ये क्या करता है, सारे फंक्शन, सारी चीज़ें यही करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। और दूसरा क्या नाम है इसका, मदरबोर्ड है, नो, मेन मेमोरी है, नो, माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, इसका नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज इनसाइड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर यूज किए जाते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, बताओ, सोचो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो। अभी मैंने बात की, किससे मिलके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी, ट्राई टू आंसर इट। कौन सी होती है इनमें से प्राइमरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, SSD। कौन सी होती है, रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। और ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। पर रैम और रोम क्या करते हैं, जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी ये हमें स्टोर करेंगे डाटा को, उसके बाद इनका गायब हो जाता है, ठीक है। तो परमानेंट स्टोर कौन करेगा, सेकेंडरी मेमोरी। द CPU स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस इन, जो बार बार हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे हम कई बार गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब सर्च करेंगे तो अपने आप वो दिखा देता है ना, टाइप्ड फॉर्म में। तो CPU स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को, किस में स्टोर करता है, हार्ड डिस्क में, रजिस्टर्स में, CD रोम में, USB में। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ CPU। CPU का क्या पार्ट नहीं है, रजिस्टर्स, मॉनिटर, CU एंड ALU। हमने देखा कि रजिस्टर्स भी कंप्यूटर का पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कंप्यूटर का पार्ट होते हैं, कंप्यूटर में CPU का पार्ट होते हैं। बट मॉनिटर क्या है, व्हाट इज मॉनिटर, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करेगा, मैंने इंफॉर्मेशन PDF की फॉर्म में फीड करवाई एक प्रिंटर से, और उसको A4 साइज़ की शीट के ऊपर मैंने प्रिंट ले लिया, तो प्रिंटर क्या देता है, मेरे को एक हार्ड कॉपी देता है ना, हार्ड कॉपी देता है। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्या है ये, इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक 3D प्रिंटर प्रोड्यूसेस। एक 3D प्रिंटर जो है, जो क्या है, आउटपुट डिवाइस, वो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो ये क्वेश्चन किससे आगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आगे। तो पहले हम देखते हैं थ्योरी में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू ए कंप्यूटर आर टर्म्स एज इनपुट डिवाइस। जिसके थ्रू कंट्रोल सिग्नल, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं चला रही हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, मैं यूज़र हूँ, ठीक है। तो मैं ही तो कंट्रोल करूँगी, तो मैं कंट्रोल सिग्नल भेजूँगी कंप्यूटर को, किसके थ्रू, या तो मैं टाइप करके भेजूँगी कीबोर्ड के थ्रू, या मैं टच स्क्रीन के थ्रू टाइप करके भेजूँगी, या जॉयस्टिक के थ्रू गेम खेलते टाइम, है ना, तो या माइक्रोफोन के थ्रू वोकी टाकी करके, है ना। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस का मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंट्रोल सिग्नल देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस जिनका यूज़ किया जाए कंट्रोल सिग्नल देने के लिए, उनको क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है।
ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इनपुट डाटा को, किसमें, डिजिटल फॉर्म में। ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं डाटा को। क्यों कर देते हैं, ताकि डाटा इसको क्या कर सके, रिसीव कर सके, एक्सेप्ट कर सके। अब देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। 0 और 1 इसकी क्या होते हैं, नंबर्स, इसकी लैंग्वेज। जैसे 001 1001 या फिर 001, ये क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। 0 और 1 की फॉर्म में ही ये समझता है। तो डिजिटल फॉर्मेट में जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है उसमें कन्वर्ट कर देता है सिग्नल को या डाटा को या इंफॉर्मेशन को। कौन, इनपुट डिवाइस। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, टच स्क्रीन होती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इस डायग्राम में देखा, हमारे पास मॉनिटर है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर है, डिस्प्ले मॉनिटर, स्पीकर है, प्रिंटर है और 3D प्रिंटर है। दीज आर, सॉरी ये तो आउटपुट डिवाइस है। ये रहा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये क्या है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से टाइप किया, माउस से क्लिक किया, स्कैनर से मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट था वो स्कैन किया, टच स्क्रीन से भी मैं टाइप करूँगी, कोई भी एप्लीकेशंस चलाऊँगी। तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रेल कीबोर्ड्स, स्पेशली डिज़ाइन ब्रेल कीबोर्ड्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए, ताकि वो डाटा को कंप्यूटर में फीड करवा सकें, ठीक है। वॉइस के थ्रू भी हम डाटा एंटर कर सकते हैं, गूगल वॉइस का यूज़ करके, वॉकी टॉकी का यूज़ करके, माइक्रोफोन का यूज़ करके, ठीक है। किसका फ़ोन यूज़ करके, माइक्रोफोन का यूज़ करके। जैसे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो इतने ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, यूट्यूब पे कुछ सर्च करने के लिए, है ना। तो वो भी क्या है, एक हमारा इनपुट डिवाइस है। डाटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस टेम्पररी स्टोर होता है, टेम्परली, परमानेंटली नहीं, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। किस में, मेन मेमोरी में। कौन सी है मेन मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। परमानेंट स्टोरेज के लिए डाटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो हमने क्या देखा, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है, जिसमें रैम आती है। इसमें सिर्फ रैम लिखा गया है, पर ये हमारी 3 टाइप की होती है। रैम, जिसको मैं हर बार बोल रही, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। और हमारी क्या होती है, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होती है हमारी। और कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है। ये 3 मेमोरी हैं जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जो सेकेंडरी मेमोरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो जस्ट अ मिनट, जो सेकेंडरी मेमोरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी की, थोड़ा सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है, वोलेटाइल भी हो सकती है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है, ठीक है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए डाटा जो स्टोर करती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। इसमें हम डिस्क का यूज़ करते हैं, HDD हार्ड डिस्क वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं, SDD यूज़ कर रहे हैं, ये सब हमारी किस में आती हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। द डिवाइस डेट रिसीव डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फॉर डिस्प्ले एंड फिजिकल प्रोडक्शन। जैसे हमने देखा फिजिकल प्रोडक्शन मतलब हमें दिखेगा वो डाटा, क्या इन्फॉर्मेशन आई जो डिस्प्ले करे। जैसे अब यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइसेस में देखो, मॉनिटर क्या करता है, डाटा को डिस्प्ले करता है, स्पीकर हमें गाने सुनाता है, बोल के बताता है, प्रिंटर हमें प्रिंट आउट देता है फिजिकल फॉर्म में, 3D प्रिंटर भी हमें प्रिंट आउट देगा, है ना, फिजिकल फॉर्म में। तो ये फिजिकल प्रोडक्शन करते हैं, डिस्प्ले करते हैं डाटा को, आउटपुट को, रिजल्ट को, ठीक है, इसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, जैसे हम क्लास में प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, स्मार्ट बोर्ड जो स्कूल्स में यूज़ करते हैं वो प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। सम आउटपुट डिवाइसेस
यहाँ पे हमने देख लिए एक ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी यूज़ किया जाता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए, ताकि वो टेक्सचुअल आउटपुट को समझ सकें। ठीक है, तो वो क्या कर सके, समझ सके। ए प्रिंटर भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस होता है जो फिजिकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स, 3 तरह के प्रिंटर्स होते हैं। कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं? इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। कौन कौन से होते हैं? इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। Nowadays there is a new type of printer called 3D printer जो फिजिकल रेप्लिका बनाता है डिजिटल 3D डिज़ाइंस की। These printers are being used in manufacturing industry, ताकि वो कोई भी प्रोडक्ट जब बनाए उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करे। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है, आर्किटेक्चर है, तो वो बिल्डिंग का प्रोटोटाइप दिखाएगा अपने क्लाइंट्स को कि इस तरह से बिल्डिंग रेडी होके आएगी। तो वो 3D डिज़ाइंस बनाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं 3D प्रिंटर्स। ठीक है, या किसी बॉडी ऑर्गन्स को दिखाने के लिए मेडिकल फील्ड में जब स्टडी होती है तब 3D प्रिंटर्स का यूज़ किया जाता है। हम अच्छे से समझेंगे कि हमारा इंकजेट, लेज़र जेट और डॉट मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, लेजर जेट प्रिंटर होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है वो लिक्विड इंक को छोटे छोटे नोजल्स के थ्रू स्प्रेड करता है। ठीक है, इस टाइप के जो प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसकी हाई क्वालिटी होती है, मतलब ये बहुत अच्छी फ़ोटोज़ जनरेट करता है, पर स्पीड इसकी मीडियम होती है। ठीक है, और इजी सस्ता भी होता है, पर इसकी जो इंक आती है ना वो कॉस्टली होती है। अगर हमें घर पे यूज़ करना है फ़ोटो प्रिंटिंग के लिए, स्कूल में यूज़ करना है, तो हम इंक जेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एक्सीलेंट कलर प्रिंटिंग होती है। ठीक है, और जल्दी ये ड्राई भी हो जाता है। ठीक है, और हम बात करें डॉट मैट्रिक्स की, तो डॉट मैट्रिक्स में क्या है? पिन का यूज़ किया जाता है एक इंक रिबन से पेपर पे स्ट्राइक करने के लिए, छाप छोड़ने के लिए। इसको बोलते हैं, छाप छोड़ता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसकी लो क्वालिटी होती है, बेसिक टेस्ट या ग्राफ्स को ही ये जनरेट कर पाता है, स्लोली प्रोसेस करता है और बहुत नॉइज़ क्रिएट करता है, पर बहुत सस्ता होता है चलाना। ठीक है, कार्बन कॉपीज़ यूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में ये काफ़ी काम में लिया जाता है। ठीक है, कलर वगैरह ये बहुत पुअर देता है, तो ब्लैक एंड वाइट जब भी हमें कोई मटेरियल अपना प्रिंट करना हो तो हम डॉट मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेज़र जेट प्रिंटर क्या करता है? लेज़र बीम का यूज़ करता है और टोनर पाउडर का यूज़ करता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रोसेस का यूज़ करता है कि लेज़र बीम भी यूज़ कर रहा है और टोन करने के लिए पाउडर का यूज़ भी कर रहा है। ठीक है, इस टाइप के प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, मतलब कि शार्प टेक्स्ट देता है, फास्ट होता है, पर इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। ऑफिस वर्क के लिए या बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हमें प्रिंट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? लेज़र जेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक 3D प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करेगा? एक 3D प्रिंटर क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, एक 3D प्रिंटर 3D डिजिटल इमेज, फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट और 2 डायमेंशनल इमेज देगा या साउंड आउटपुट देगा? क्या देगा? क्या देगा? फिजिकल 3D इमेज देगा। जैसे मैंने बोला ना, प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए, जैसे आर्किटेक्चर्स या मेडिकल फील्ड में प्रोटोटाइप्स बनाना है तो 3D प्रिंटर का यूज़ किया जाएगा। अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर या स्कैनर? स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं, टीचर्स के लिए नहीं, गेमर्स के लिए नहीं, विजुअली चैलेंज्ड लोगों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पररी मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा वाइल प्रोसेसिंग इज। जो टेम्पररी मेमोरी है, जो डाटा को स्टोर करती है, जब इसको प्रोसेस कर रहे हो तो कौन स्टोर करती है? रैम करती है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी है रैम। ठीक है, हम देखते हैं
इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू ए मॉडर्न डे पावरफुल डाटा प्रोसेसर, कंप्यूटिंग डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इवोल्व हुए हैं और बहुत ही कम टाइम में इवोल्व हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ पे कंप्यूटर आए इस फिगर के थ्रू, समझते हैं। ये एक टाइमलाइन दी गई है जिसमें अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग टाइम पे क्या हुए, इवोल्व हुए। तो सबसे पहले आया, थोड़ा जूम आउट कर लेने इससे, देखो 500 BC में, बिफोर क्राइस्ट, जो पीरियड यूज़ किया जाता है उसको BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 500 BC मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले की बात है। एबेकस आया था। एबेकस पहली कैलकुलेटिंग मशीन है, फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग मशीन। ये क्या है, फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग मशीन। ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, ये बेसिक अर्थमेटिक के लिए यूज़ किया जाता था। बेसिक जो अर्थमेटिक था, बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके लिए यूज़ किया जाता था। वुडन फ्रेम में बीड्स लगा के इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये फाउंडेशन रखता है जितने भी आज के फ्यूचर के क्या है कंप्यूटर है या कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो एबेकस पे बेस्ड है। ठीक है, एबेकस 3000 ईयर अगो हुआ। एक मैकेनिकल डिवाइस था, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता था। इसमें वुडन फ्रेम विद बीड्स प्रेजेंट थे, मतलब वुडन फ्रेम बनाया गया था और इसके अंदर क्या थी, बीड्स थी जिसमें कैलकुलेशन की जा सकती थी। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हम बात करते हैं 1642 में। उसके बाद 1642 में हमारे पास क्या आया, पास के लाइन। क्या आया, पास के लाइन आया। इन्वेंट किसने किया, ब्लेज पास्कल ने। किसने किया, ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया। ये क्या थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोला जाता है। ये क्या कर सकता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकता था 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर तक, 2 नंबर्स तक ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकता था, मतलब रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के थ्रू बार बार रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता था, कितना, 2 नंबर्स का। ठीक है, और इसमें क्या थे, रोटेटिंग व्हील्स यूज़ किए गए थे। क्या यूज़ किए गए थे, रोटेटिंग व्हील्स यूज़ किए गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 1834 में। उसके बाद आया 1834 में क्या आया हमारे पास, एनालिटिकल इंजन। क्या आया, एनालिटिकल इंजन। किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर्स जिसको बोला जाता है वो कौन है, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने क्या दिया था, एनालिटिकल इंजन। कब दिया था, 1834 में दिया था। ठीक है, एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था जो इनपुट करता था, मतलब जिसमें हम इनपुट कर सकते थे, प्रोसेसिंग कर सकते थे डाटा की, डाटा को स्टोर कर सकते थे, डाटा को डिस्प्ले कर सकते थे और आउटपुट प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म थी आज के कंप्यूटर्स की। ठीक है, ये कंप्यूटर डिज़ाइन था बिल्कुल, क्योंकि इसमें इनपुट भी हो रही थी, प्रोसेसिंग भी हो रही थी, डाटा स्टोर भी हो रहा था, डिस्प्ले भी हो रहा था, आउटपुट भी आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद 1890 में आया टेबुलेटिंग मशीन। क्या आई, टेबुलेटिंग मशीन आई। हरमन होल्ड्रेथ ने डिज़ाइन किया था टेबुलेटिंग मशीन को। किसने, हरमन होल्ड्रेथ ने। ये क्या कर रही थी, डाटा को समराइज कर सकती थी, किसमें, पंच्ड कार्ड में। किसमें, पंच्ड कार्ड में। ये फर्स्ट स्टेप था किसकी तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग करी जाती थी टेबुलेटिंग मशीन के थ्रू, क्या करी जाती थी, प्रोग्रामिंग। अब पंच्ड कार्ड क्या होते हैं, पंच्ड कार्ड इज ए पीस ऑफ स्टिफ पेपर, हार्ड पेपर का एक पीस होता है जो डिजिटल डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ होल्स। ठीक है, होल्स की फॉर्म में डिजिटल डाटा को एक हार्ड पेपर पे स्टोर किया जाता है पंच कार्ड के थ्रू। ठीक है, पहले से ही पोजीशन डिफाइन कर दी जाती है कि कहाँ कहाँ पे होल बनाने हैं और उन्हीं पे डिजिटल डाटा को होल्स की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। तो टेबुलेटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की, हरमन होल्ड्रेथ ने डिज़ाइन की। और ये टेबुलेटिंग मशीन थी, ये प्रोग्रामिंग करने वाली पहली मशीन थी और इसने किसका यूज़ किया था, पंच्ड कार्ड का यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद 1937 में क्या आई, ट्यूरिंग मशीन। क्या आई, ट्यूरिंग मशीन आई। किसने प्रपोज की थी, एलान ट्यूरिंग ने। एलान ट्यूरिंग ने इसको प्रपोज किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था।
पर इसने किसका बेस बनाया? इसने बेस बनाया आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का। इसने किसका, यहाँ पे इसका जनरल पर्पस क्या था? प्रोग्रामेबल मशीन बनाना, ताकि जो भी हमारे एल्गोरिदम है या कंप्यूटेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा सके। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करके और क्या करके जो हमारे एल्गोरिदम के कंसेप्ट हैं या कंप्यूटेशन का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाई गई थी। ये क्या कर सकती थी? इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम पंच कार्ड में स्टोर किए गए थे उनको एग्जीक्यूट करके कोई भी प्रॉब्लम, उनको अप्लाई करके मेनली ये कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। उसके बाद 1945 में, उसके बाद 1945 में क्या आए? हमारे एडवाक और एनाक, ठीक है, ये दो कंप्यूटर आए। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे जो किसने डेवलप किए? जॉन वैन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किए थे और स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये डाटा को स्टोर कर सकते थे और डाटा की प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। एडवेक एंड एनीवेक कंप्यूटर्स इस कंसेप्ट पे बेस्ड थे। किस कंसेप्ट पे बेस्ड थे? कि ये डाटा की प्रोग्रामिंग करेंगे और ये डाटा को मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है, ये इसने किसका यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का और मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। ठीक है, नेक्स्ट आए हमारे 1947 में ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक तो हमारा कंप्यूटर था एनाक। ठीक है, फिर हमारे ट्रांजिस्टर आए जिसको किसने इन्वेंट किया? बेल लैब्स ने इन्वेंट किया। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। ये हमारे जो वैक्यूम ट्यूब वाले थे एनाक और एडाक जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जिन्होंने मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था। अब ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1947 में आए जिसने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज़ किया? ट्रांजिस्टर का। किसने डेवलप किया? बेल लैब्स ने। ठीक है, बेल लैब्स ने ये इनका यूज़ किया। ये कंप्यूटर स्मॉलर थे और इन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल का भी यूज़ किया। ये फास्टर भी थे, चीपर भी थे और इनको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी बोला गया। उसके बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट जो आज भी हम यूज़ करते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो सिलिकॉन चिप के ऊपर बनाए गए थे, सिलिकॉन चिप के ऊपर। ठीक है, और वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंसिस्ट करता था। बहुत ही छोटा साइज बना दिया गया यहाँ पे किसका? हमारे कंप्यूटर्स का 1970 में। ठीक है, इसलिए इन्वेंशन हुआ किसका? पर्सनल कंप्यूटर का या माइक्रो कंप्यूटर का। इसके बाद ही क्या बनने लगे? माइक्रो कंप्यूटर्स बनने लगे और पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स। फिर क्या आए? हाँ, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया? हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है जो आज हम यूज़ करते हैं वो हमारा डेवलप हुआ। देखते हैं न्यूमैन का आर्किटेक्चर फॉर कंप्यूटर। न्यूमैन ने हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दिए थे जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर हमारे बेस्ड थे और उसमें क्या था? उसने मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था? मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। ठीक है, वो न्यूमैन आर्किटेक्चर ने। तो इसका जो कंप्यूटर था क्या था? इनपुट डिवाइसेस थे, उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, कुछ मेमोरी स्टोर कर रहे थे। ठीक है, और आउटपुट था। ठीक है, तो इसमें क्या था? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी प्रोसेसिंग के लिए जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती थी, लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करती थी। मेमोरी थी डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्रामिंग करने के लिए। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे थे और कुछ कम्युनिकेशन चैनल भी थे जो डाटा को आउटपुट की फॉर्म में बाहर भेज रहे थे। तो आज के कंप्यूटर जैसा ही आर्किटेक्चर था, मतलब कि स्ट्रक्चर था। एग्जाम्पल क्या है इसका? यहाँ पे एनएक की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जो किसके ऊपर बेस्ड था? वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, एग्जाम्पल आते हैं कि एनएक किसका एग्जाम्पल है, एडवेक किसका एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग द 1970 लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI का मतलब क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किसका? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अलो कर दिया गया और इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जिसके थ्रू एक ही सिंगल चिप के ऊपर क्या कर दिया?
पूरे कंप्यूटर का, पूरे सीपीयू को इंटीग्रेट कर दिया गया और उसी के बाद हमारे क्या बने, माइक्रो प्रोसेसर्स बने। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए 1970 में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, हमारे सिलिकॉन चिप के ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था, पूरा सीपीयू था, जिसकी वजह से हमारे छोटे कंप्यूटर आ गए। मतलब हमारे पर्सनल कंप्यूटर आ गए, या हमारे पीसी आ गए, या फिर हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, हमारा सीपीयू ही होता है। क्या होता है, सीपीयू ही होता है। इन 1965 इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मोरे ने इंट्रोड्यूस किया था मूरेज लॉ, जिसने क्या प्रेडिक्ट किया कि जो नंबर है ट्रांजिस्टर के एक चिप के ऊपर डबल हो जाएंगे एवरी 2 years वाइल द कॉस्ट वुड बी हाफ्ड। इसने ये प्रेडिक्ट किया था 1965 में। इंटेल के को फाउंडर थे, ये इंटेल के कंप्यूटर आते हैं ना, इंटेल कंपनी है, इंटेल के को फाउंडर थे गॉर्डन मूरे, ठीक है। उन्होंने ये बोला था, उन्होंने मूरेज लॉ बोला था, उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसे कंप्यूटर बनेंगे कि जिनके अंदर चिप के अंदर जो चिप लगाएंगे, जैसे सिलिकॉन की चिप लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सिलिकॉन की चिप के ऊपर जो ट्रांजिस्टर होगा उसका नंबर तो बढ़ता जाएगा, पर उनकी कॉस्ट क्या होती जाएगी, आधी होती जाएगी। ये उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था। तो मूरे के लॉ ने प्रेडिक्ट किया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जो बढ़ती जाए। तो मतलब बढ़ता क्या जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता ये जा रहा है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, पर उनका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में। डेट कुड बी असेंबल इन ए सिंगल माइक्रोचिप, जिसको सिंगल सिलिकॉन माइक्रोचिप पे असेंबल करा जा सकता है। इन 1980 द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी, अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स एक ही सर्किट के ऊपर इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। छोटे से चिप के ऊपर इतने मिलियन कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे, जिसको क्या बोला गया, इस स्मॉल साइज की चिप को क्या बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो होगा ही, एक सिंगल चिप के ऊपर 3 मिलियन कंपोनेंट्स एक साथ लगा दिए गए, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई, ठीक है, फिर और ज़्यादा डेंस होते गए ट्रांजिस्टर, और ज़्यादा कंपोनेंट जुड़ते गए। अब 106 कंपोनेंट एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप के ऊपर आ जाते हैं, जिसको सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। पहले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था, अब क्या है, वेरी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर IBM आया। IBM ने क्या इंट्रोड्यूस किया, पहला पर्सनल कंप्यूटर। किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM ने। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये भी कंपनी है, ठीक है। उसने क्या है, पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन लेके आई, IBM लेके आई, ताकि घर पे उसका यूज़ किया जा सके। कब लेके आई, 1981 में। एप्पल ने भी क्या इंट्रोड्यूस किया, मैकिन्टोश। मैकिन्टोश किसने इंट्रोड्यूस किया, एप्पल ने, ठीक है, किसने, एप्पल ने। कब इंट्रोड्यूस किया, 1984 में, ठीक है। पहले IBM लेके आई, फिर किसने, कौन लेके आई, एप्पल लेके आई। द पॉपुलरिटी ऑफ PC पर्सनल कंप्यूटर सर्च होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI के इंट्रोडक्शन के बाद, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बाद ये जो पॉपुलरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्या होता है, ये कंप्यूटर इंटरफेस होता है, ये कंप्यूटर का इंटरफेस होता है जो क्या करता है, यूज़र्स को कंप्यूटर के ऊपर काम करने में हेल्प करता है। ये कह सकते हैं कि कनेक्शन बनाता है यूज़र का कंप्यूटर के साथ, यूज़र का कंप्यूटर के साथ। किसके थ्रू, कुछ अलग आइकन्स के थ्रू, ताकि वो यूज़ कर सके। जैसे अलग अलग आइकन हमें मॉनिटर के ऊपर दिखते हैं, कुछ आइकन्स दिखते हैं, कुछ बटन्स दिखते हैं, विंडोज़ दिखती हैं, ठीक है, विंडोज़ दिखती हैं, मेन्यू दिखता है, पॉइंटर दिखता है। मतलब पॉइंटर कैसे दिखेगा, जब हम माउस का यूज़ करेंगे, कर्सर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ये ग्राफिक्स है, आइकन बटन जो भी हमारे पास बटन्स हैं या विंडोज़ है, मेन्यू है, पॉइंटर, ये क्या है, ग्राफिक्स है। इन ग्राफिक्स का यूज़ करके कंप्यूटर इंटरफेस हेल्प करता है यूज़र की, ताकि वो क्या कर सके, उस पर काम कर सके, ठीक है। तो एक ग्राफिक जो हमारा यूज़र इंटरफेस है वो एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पे हम माउस का या टच करके या फिंगर का यूज़ करके पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, आइकन्स को क्लिक कर सकते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और मोबाइल में एंड्रॉयड में इंटरफेस हो गया,
है ना। ये जो हमारे डेस्कटॉप पे आइकन दिखते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, जिसकी वजह से हम जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। फास्ट लर्निंग हैबिट होगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ टर्म्स थोड़ी ना आती हैं, वो आइकन को देख के ही क्या करते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं किसके अंदर, फ़ोन के अंदर। तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वो जो ग्राफिक्स आते हैं उसकी वजह से कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट होता है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। एंड अदर्स इन प्लेस ऑफ कंप्यूटर विद ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड दो और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी। लाइक यूनिसेक्स, DOS। अराउंड 1990 द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW कब हुई, 1990 में। इसकी वजह से क्या हो गया, मास यूसेज बढ़ गया कंप्यूटर्स का, बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर का यूज़ करने लगे और ये क्या बन गया, हमारी एवरीडे लाइफ का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया। फिर लैपटॉप्स आई, पर्सनल कंप्यूटिंग बनी, ठीक है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में बनने लगे। फिर स्मार्टफोन आ गए, टैबलेट आ गए और दूसरे डिजिटल असिस्टेंट जैसे स्मार्ट वॉच आ गई अब, है ना। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, प्रोसेसर मिनिएचराइजेशन में, फास्टर मेमोरी होगी, हाई स्पीड डाटा आ गया, कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड द वियरेबल गैजेट जैसे स्मार्ट वॉच, लेंसेज, हेड बैंड्स, हेडफोन्स, ठीक है। ये सारे कैसे आने लगे, स्मार्ट आने लगे, ठीक है। ये हमारे इंटरनेट ऑफ थिंक, IoT इंटरनेट ऑफ थिंक का पार्ट बन गए हैं। किसके थ्रू, और किसको पावर मिल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर मिल गई है। तो यहाँ तक आज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है। ये अभी तक जितना किया है उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है द अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस नॉन इन द डायग्राम। जो अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो हमने डायग्राम देखा उसमें अर्लीस्ट नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस क्या था, एबेकस था। क्या था हमारे पास, एबेकस था। कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं था वो क्या था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। पर कंप्यूटिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो क्या था, एनाक था, ठीक है। एनाक था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था और मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया, एनालिटिकल इंजन दिया चार्ल्स बेबेज ने, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। एनाक वाज डेवलप्ड इन, कब डेवलप किया गया था, 1983 में, 19 बोल रही मैं अभी भी, 1834 में ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या था ये, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, गलत बता दिया मैंने। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आए थे, 1934 में आए थे। अगर पिक्चर में देखते हैं एक बार, यहाँ पे हमारे एडबेक और एनाक आ रहे हैं, तो कब आ रहे हैं, 1945। ये भी ठीक था, हमारा एबेकस ही आएगा यहाँ पे, ये एनाक नहीं आएगा, ठीक है। मेरे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो कंप्यूटिंग डिवाइस, पहला नॉन कंप्यूटिंग डिवाइस एबेकस है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डी। हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। एनाक कब डेवलप हुए, 1945 में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द पंच्ड कार्ड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने पंच कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पंच कार्ड सिस्टम, जस्ट हाँ ठीक है। पंच कार्ड सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, पास्कल ने, बेबेज ने, हर्मन होल्ड्रिथ ने या न्यूटन ने, किसने किया, हमारा हर्मन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिवाइस यूज्ड इन 1937 फॉर कंप्यूटिंग एज पर टाइमलाइन। जो हमने टाइमलाइन देखी डायग्राम में, उसके अकॉर्डिंग 1937 में जो डिवाइस यूज़ किए जाते थे तो उसको क्या बोला जाता था, हर्मन हेमलिंथ के डिवाइस बोला जाता था उसको। टर्निंग मशीन बोला जाता था, एबेकस बोला जाता था, यूनिएक या पास्कल। कौन सा बोला जाता था, तो ट्यूरिंग मशीन एलान ट्यूरिंग ने दिया था। एलान ट्यूरिंग ने हमें ट्यूरिंग मशीन दी थी 1937 में, पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है। पहला नहीं था, पर 1937 में जो यूज़ किया गया था कंप्यूटिंग डिवाइस, वो एलान ट्यूरिंग ने बनाया था। कौन सा बनाया था, ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पंच कार्ड सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, हर्मन होल्ड्रिथ ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर मेनली कंसिस्ट ऑफ,
वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर था वो आज की कंप्यूटर जैसा ही आर्किटेक्चर था, जिसमें इनपुट डिवाइस थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट थी, स्टोरेज जिसमें होता था, और आउटपुट डिवाइस थे। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था, उसमें CPU भी था, ठीक है, उसमें हमारे पास CPU भी था, और हमारे पास मेमोरी भी थी, इनपुट भी था, और क्या था, आउटपुट भी था। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं द कंट्रोल यूनिट एंड ALU टुगेदर फॉर्म। कंट्रोल यूनिट और ALU किसको फॉर्म करती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, CPU को फॉर्म करती हैं, अभी हमने पढ़ा था। ड्यूरिंग द 1950 कंप्यूटर सर्किट्स वर बिल्ड यूजिंग, 1950 में कंप्यूटर सर्किट किसका यूज़ करके बिल्ड किए जाते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके। 1945 में हमने देखा ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए थे, ENIAC और एडवेक, है ना। तो ये क्या थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी ये, और वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। 1950 में भी यही कंप्यूटर चल रहे थे। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूजिंग 1 और 10 ट्रांजिस्टर, यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, नो, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एक सिंगल चिप के ऊपर। मूरीज लॉ स्टेट दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन एन इंटीग्रेटेड चिप क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हर 2 साल में, और उनकी कॉस्ट क्या होती जाएगी, हाफ होती जाएगी, डबल होते जाएंगे हर 2 साल में, और उनका क्या होता जाएगा, उनकी कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI अलाउड द डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट को अलो करती है, सिंपल कैलकुलेटर, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप, मैकेनिकल कंप्यूटर्स, पंच कार्ड मशीन्स। तो क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर एक सिंगल चिप के ऊपर बनाए गए। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, कब इंट्रोड्यूस किया था इसने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, 1981 में इंट्रोड्यूस किया था, 1981 में। द मैकिन्टोश एप्पल ने बनाया था, किसने बनाया था, एप्पल ने, ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द एक्सपोनेंशियल राइज इन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन चिप इज शोवन थ्रू, किसके थ्रू दिखाया जाता है, किसके थ्रू दिखाया जाता है, मूरेज के कर्व के थ्रू, क्योंकि ये मूरेज के लॉ पे बेस्ड था कि हर 2 साल में डबल हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप के ऊपर, बट उनका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड, जो इन्वेंशन है किसकी, ट्रांजिस्टर की, उसने किसको रिप्लेस कर दिया, उसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर आए उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब की जगह। द पॉपुलैरिटी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सर्ज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, किसके इंट्रोडक्शन से बढ़ गई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की वजह से, जो आइकन वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो हमें दिखते हैं डेस्कटॉप पे, उनकी वजह से। द कंपनी डेट इंट्रोड्यूस GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी है, कौन सी कंपनी है जिसने ये यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन सी कंपनी ने यूज़ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग, कौन से टाइम में, कौन से साल में ये मतलब जो ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड वेब की वो प्रोमिनेंट होगी, कब हुई, 1990s में। पर्सनल कंप्यूटिंग बिकम पोर्टेबल मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से पोर्टेबल हो पाई, लैपटॉप्स की वजह से। स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, वेरिएबल गैजेट्स आर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मिनिएचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। IoT स्टैंड फॉर, IoT का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी पढ़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, न्यू वेव ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करती है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर सच एज 8085 8086 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, IC बेस्ड कंप्यूटिंग से। द ग्राफ इन द इमेज शोज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, कहाँ से दिखाते हैं, देखो ये मैंने नहीं डिस्कस किया, इसको देख लेते हैं एक बार। मेरे पास एक ग्राफ दिया गया है जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बताता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर में जो इंटीग्रेटेड चिप में यूज़ किए गए ओवर अ टाइम पीरियड। 1940 में इतने थे, ठीक है, फिर हमारा यहाँ तक आते आते कितना नंबर इनका बढ़ जाता है, करोड्स में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग नंबर दे रखा कि किस किस में कितना होता गया, ठीक है, कितना हमारा ट्रांजिस्टर्स का नंबर बढ़ता गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इमेज है, ग्राफ की जो इमेज है वो ट्रांजिस्टर का नंबर जो इंटीग्रेट हुआ कब से कब तक का दिखा रही है। तो हमने इमेज में देखा कि 1950 से लेके 2020 तक का वो टाइम पीरियड दिखा रही है यहाँ पे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेंड ऑफ डबलिंग ट्रांजिस्टर एवरी 2 ईयर हैज़ कंट्रीब्यूटेड मेनली टू, किस में कंट्रीब्यूट करता है, इंक्रीज इन प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है, इसी वजह से स्मार्टफोन आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं। ठीक है, के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू डू लाइक माय वीडियो लेक्चर देन थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर visiting my channel and watching my video lectures.